हाय फ्रेंड्स। सो मैं जो इंडियन इंग्लिश राइटर के जो एमसीक्यू सीरीज अभी चल रही है लाइव क्लास पर। ओके, ये 46 से लेकर 70 तक क्वेश्चन ऑलरेडी डिलीट हो गया है। ओके, सो इसीलिए मैं इसको सेकेंड टाइम इसको अपलोड करती हूँ। ओके, आप उसको वॉच कर लीजिएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 46 नाम, गिरीश कर्नाड डाइड इन, Girish Karnad at the age of 81 years in the year 2009 he died. Okay, in Bangalore. बेंगलुरु में 10th जून, ओके याद रखिए 10th जून 2019 को 1881 ईयर्स जब उनको हुआ था, बेंगलुरु में उनका डेथ हुआ था। ओके, ही वॉज नॉट ओनली ए प्ले राइट बट ऑल्सो ए फेमस एक्टर इन सेवरल लैंग्वेजेस सच एज कन्नड़, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी। ये सब फिल्म में भी, मूवी में वो काम करते थे आज ये एक्टर। ओके, सम ऑफ हिज फेमस वर्क्स है ययाति 1961, हयवदना 1971 एंड तुगलक 1964। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द नैरेटर इन कमला मार्कंडेयस नेक्टर इन ए सीप। नैरेटर कौन है कमला मार्कंडेय के जो वाक्य है नेक्टर इन ए सीप, जो कि पब्लिश हुआ था 1954 में। इसका जो नैरेटर है वो कौन है, रुक्मिणी। ओके, विच रुक्मिणी, रुक्मिणी ए यंग वुमन इन रूरल इंडिया व्हिच लाइव विथ अ लविंग फार्मर हस्बैंड नाथन। उसका जो हस्बैंड होता है उसका नेम क्या होता है, नाथन होता है। Okay, and the story revolves around the two. Okay, the story revolves around Rukmini and her husband Nathan and a constant struggle against poverty, famine. Okay, इसमें constant struggle दिखाया गया है नेक्टरिनेसी पे। ओके, नेक्स्ट देखो, द भस्मासुर मिथ इज यूज्ड इन आर्केनारायंस। भस्मासुर मिथ ये आर्केनारायण का जो वर्क है द मैन ईटर मालगुडी में, ये भस्मासुर मिथ मीन्स मिथिकल स्टोरी को रिफ्लेक्ट किया है आर्केनारायण ने उनकी खुद की नोवेल मैन ईटर ऑफ मालगुडी में। मैन ईटर ऑफ मालगुडी का पब्लिश हुआ 1961 में। ओके, भस्मासुर क्या कौन होता है, भस्मासुर एक डेमन होता है जो कि भस्मासुर मिथ तो आपने सभी ने सुना होगा। भस्मासुर एक डेमन होता है जो कि भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया, एक गुण दिया कि तुम जब कभी किसी को हेयर को टच करोगे वो आंस में चेंज हो जाएगा। ड्यू टू हिज ओन ह्यूब्रिस और प्राइड, देन डाउनफॉल भी उसका हो गया। ओके, ड्यू टू डाउनफॉल भी उसको दिखाया गया है। ओके, उसका सेल्फ डिस्ट्रक्शन भी हुआ है। ओके, डाउनफॉल दिखाया गया है। किसने उसको किल किया है। ओके, सो भगवान विष्णु जी मीन्स लॉर्ड विष्णु। ओके, इन द फॉर्म ऑफ मोहिनी, मोहिनी फॉर्म में आकर उसको किल किया था उस डेमन को। ओके, सो इसमें भी मैन ईटर मालगुडी में भी एक कैरेक्टर होता है भासु, हु इज ए विलियन होता है। ओके, एंड ही इज कंपेयर टू भस्मासुर, वो कंपेयर किया जाता है उसको भस्मासुर से, क्योंकि भस्मासुर का जैसे डाउनफॉल हो गया उसकी खुद की प्राइड के लिए, ठीक वैसे ही इस जो नोवेल में द मैन ईटर ऑफ मालगुडी में ये भी आर्केनारायण ने शो किया है कि ये जो भासु है उसका भी सेल्फ डिस्ट्रक्शन हुआ है, ओन डाउनफॉल हुआ है ड्यू टू हिज प्राइड। Okay, so the mythological demon whose downfall through his own hubris, much like Bhasmasur, are tricked into self-destruction by Vishnu's Mohini form. ओके, नेक्स्ट देखो, ये कब पब्लिश हुआ, 1961 में ये नोवेल पब्लिश हुआ। नेक्स्ट देखो, द टू नोवेल्स बाय अनीता देसाई टेक एज देयर सब्जेक्ट द सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ इंडियन वुमेन। किस अनीता देसाई के किस टू नोवेल में वुमेन सप्रेशन, वुमेन सफरिंग दिखाया गया है। द टू नोवेल्स आर वेयर शैल वी गो दिस समर एंड क्राई द पीकॉक। एंड लिसन फ्रेंड्स, क्राई द पीकॉक इज द डेब्यू नोवेल रिटन बाय अनीता देसाई। अनीता देसाई का ये डेब्यू नोवेल है। एंड वेयर शैल वी गो दिस समर ये कब पब्लिश हुआ, 1975 में ये पब्लिश हुआ था।
एंड क्राई द पीकॉक कब पब्लिश हुआ 1963 में। ये डेब्यू नोवेल है क्राई द पीकॉक। इसमें जो कैरेक्टर है, मेन जो प्रोटैगनिस्ट होता है माया एंड उसके हस्बैंड गौतम, उसके बारे में है क्राई द पीकॉक। ओके, सो माया इज हॉन्टेड बाय चाइल्डहुड प्रोफेसी ऑफ डिजास्टर। माया हॉन्टेड होती है एक चाइल्डहुड प्रोफेसी से जो कि डिजास्टर भी है। ओके, एंड उसका भी देखा जाता है यहाँ पर, और इन एबिलिटी टू कनेक्ट विथ हर हस्बैंड गौतम। ओके, उसका जो कनेक्शन होता है उसके हस्बैंड गौतम के साथ, वो भी दिखाया गया है। ओके, सो ये 2 नॉवेल्स जो है वेयर शैल वी गो दिस समर, ओके, एंड क्राई द पीकॉक, ये 2 नॉवेल्स सफरिंग के बारे में है, वुमेन सफरिंग में माने हैं। नेक्स्ट देखो, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ शशि देशपांडे दैट लॉन्ग साइलेंस। प्रोटैगनिस्ट कौन है शशि देशपांडे जी की जो नोवेल होती है दैट लॉन्ग साइलेंस, इसमें जो प्रोटैगनिस्ट होती है वो कौन है, वो है जया, एंड द पब्लिशिंग ईयर इज 1988। इसमें जया कौन होती है, एजुकेटेड हाउसवाइफ होती है, एंड द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हाउ पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स फोर्स वुमेन इनटू साइलेंस। उसका जो हस्बैंड होता है जया का, वो उसका नेम क्या होता है, मोहन होता है। इसमें दिखाया गया है इस स्टोरी में दैट लॉन्ग साइलेंस में जो पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर होता है सोसाइटी के, जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होते हैं, ओके, सोसाइटी में वो कैसे फोर्स करते हैं लेडी को साइलेंस रहने के लिए, चुप रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट देखो, वर्क ऑफ अमिताभ घोष इज बेस्ड ऑन द रिफ्यूजी ऑक्यूपेशन ऑफ एन आइलैंड इन द सुंदरबंस। अमिताभ घोष जी के ऐसे कौन सा वर्क है जो कंटेम्प्रेरी भी है, अमिताभ घोष जी के ऐसे कौन सा वर्क है जिसमें सुंदरबन सेटिंग है, ओके, एंड इसमें रिफ्यूजी ऑक्यूपेशन भी दिखाया गया है किस एक आइलैंड की जो कि सुंदरबन में है, इसका सेटिंग भी सुंदरबन है। द हंग्री टाइड एंड द पब्लिशिंग ईयर 2004, ओके, एंड द सेटिंग इज मीन्स सेटिंग कहाँ पर ये पर्टिकुलर वर्क सेट हुआ है, ओके, सुंदरबंस में, एंड इट्स द स्टोरी ऑफ ट्रियो मीन्स 3 people who travel up river together to find out the rare Irrawaddy dolphin। इसमें क्या दिखाया जाता है हंग्री टाइड में, 3 people दे रिवर में वो सब रिवर में ट्रैवल करते हैं, रिवर से क्यों ट्रैवल करते हैं, क्योंकि उनको जो रेयर डॉल्फिन होता है इरावाडी डॉल्फिन, इसके बारे में थोड़ा जांच पड़ताल करना है, ओके, और इसको भी फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर फ्रेंड्स, दिस पर्टिकुलर बुक द हंग्री टाइड ऑल्सो won ए अवार्ड फॉर, ओके, एंड इसको भी एक बुक को एक अवार्ड मिला था सेम ईयर 2004 में, सेम ईयर 2004 में पब्लिश हुआ, 2004 में भी उनको एक अवार्ड मिला। और अवार्ड का टाइटल क्या होता है, हॉज क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड, हॉज क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड उनको मिला सेम ईयर 2004 में। नेक्स्ट देखो 52 नंबर नाउ, द काइट रनर ए नोवेल बाय खालिद हुसैनी टेल्स द स्टोरी ऑफ, ओके, सो काइट रनर ये भी डेब्यू नोवेल है खालिद हुसैनी की, ओके, ये भी नोबलिस्ट हैं, इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट हैं खालिद हुसैनी। इनका एक वर्क है काइट रनर, एक फेमस नोवेल है जो भी एंड विच इज ए डेब्यू नोवेल, ओके, ये स्टार्टिंग नोवेल है, डेब्यू नोवेल है, एंड 2003 में पब्लिश हुआ ये वर्क, ओके, ये वर्क कब पब्लिश हुआ, 2003 में पब्लिश हुआ, ओके, यहाँ पे देखो 2003 में ये पब्लिश हुआ ये वर्क, ओके। सो इसमें क्या दिखाया जाता है, स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड टेल्स द स्टोरी ऑफ आमिर, आमिर का स्टोरी इसमें दिखाया जाता है जो कि एक रिच बॉय है काबुल अफगानिस्तान की, एंड इज कम्प्लेक्स फ्रेंडशिप विथ हसन, ओके, उसका जो फ्रेंड होता है आमिर का हसन होता है, ओके, एंड व्हिच हसन द सन ऑफ ए आमिर्स फादर सर्वेंट, आमिर का जो फादर होते हैं उनके जो सर्वेंट उसके बेटे होते हैं, ओके, हसन, इस ये दोनों के आमिर एंड हसन उनके फ्रेंडशिप को भी ये दिखाता है, एंड ऑल्सो द नोवेल एक्सप्लोर्स द कम्प्लेक्स डायनामिक्स बिटवीन आमिर एंड हिज फादर, आमिर एंड उसके जो फादर होते हैं उनके बीच भी ये रिलेशनशिप को शो करता है ये नोवेल, एंड देयर सैक्रिफाइसेस एंड ऑल्सो देयर रिलेशनशिप, ओके। नेक्स्ट देखो 53 नंबर नाउ,
Girish Kannad's Hayavadana originally in Kannada has been translated into English. Why? Okay, Girish Kannada Hayavadana. It's a very best play. Okay, nice play. You have to read it. Okay, आपको ये पढ़ना है. ये बहुत अम्यूजिंग प्ले है. गिरीश कन्नड़ जी के बहुत फेमस वर्क है हायवदना, जिसके लिए उनको नाट्य संघ अवार्ड भी मिला है इसी वर्क के लिए, प्ले के लिए. ओके, सो हायवदना कब पब्लिश हुआ? 1971 में ये वर्क पब्लिश हुआ. हायवदना कब पब्लिश हुआ? 1971 में. ओके, 1971 में ये पब्लिश हुआ गिरीश कन्नड़ के. ओके, सो इसमें क्या दिखाया जाता है? एक स्ट्रेंज कैरेक्टर है हायवदना, जिसका बॉडी तो होता है ह्यूमन बॉडी, और उसका जो हेड है वो किसके टाइप होता है? वो हॉर्स के टाइप, एनिमल हॉर्स जो होता है उसके हेड टाइप होता है. ओके, दैट मीन्स नॉट फुली एनिमल हॉर्स, नॉट फुली ह्यूमन. ओके, उसका जो हेड होता है वो होता है हॉर्स जैसा और बॉडी ह्यूमन जैसा. ओके, एंड देन ऑल्सो ड्यू टू कॉर्स के रीजन से ऐसा हो गया है. ओके, एंड द स्टोरी द प्ले रिवॉल्व्स अराउंड हिज अटेम्प्ट्स टू बिकम ए फुली ह्यूमन ओनली टू मेक हिम ए कंप्लीट हॉर्स. ओके, सो ये ह्यूमन फुली ह्यूमन होने के लिए ट्राई करता है, अटेम्प्ट करता है, बट दैट डज नॉट हैपन एक्चुअली. वो होता ही नहीं है. ओके, होता नहीं है. दिस रिमेंबर फ्रेंड्स ऑल्सो, दिस पर्टिकुलर वर्क हायवदना प्ले के लिए उनको सेम ईयर मीन्स 1971 में ये वर्क आया. ओके, 1900 सेम ईयर 1971 में उनको नाट्य संघ अवार्ड मिला फॉर बेस्ट प्ले. ओके, नेक्स्ट देखो, इन व्हिच नोवेल हरि कथा इज यूज्ड. ओके, हरि कथा ये भी याद रखना है आपको. ओके, सो 54 क्वेश्चन जाने से पहले ये भी आपको याद रखना है. हायवदना जो बेस्ट प्ले है गिरीश कन्नड़ जी की, इसको लिखने के लिए वो इंस्पिरेशन उनको कहाँ से मिला था? ये भी कई बार एग्जाम में एमसीक्यू में आ जाता है. थॉमस मॉन्स द ट्रांसपोर्ट हेड्स. थॉमस मॉन्स जी के जो ट्रांसपोर्ट हेड्स है, इसी वर्क से इंस्पायर होकर ही गॉट इंस्पायर्ड विद द वर्क एंड रोट द प्ले हायवदना. उन्होंने हायवदना इंस्पायर्ड होकर लिखा है. ओके, करंट क्वेश्चन पे चलते हैं. 54 नंबर नाउ, इन व्हिच नोवेल हरिकथा इज यूज्ड एज ए मीडियम ऑफ कॉन्शियसनेस रेजिंग. सो राजा राव की एक इंडियन नॉवेलिस्ट जो राजा राव हैं. ओके, राजा राव के एक नॉवेल है कांथापुरा, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1938. 1938 में राजा राव के एक नॉवेल आया था जिसमें हरि कथा का यूज होता है, जो कि कॉन्शियसनेस रेजिंग के हिसाब से. ओके, सो इस नॉवेल का सेंट्रल थीम क्या है? द इम्पैक्ट ऑफ गांधीयन इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ओके, इसमें इम्पैक्ट दिखाया जाता है, इफेक्ट दिखाया जाता है गांधी जी के जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट है हुआ है. कहाँ पे दिखाया जाता है? ऑन ए स्मॉल साउथ इंडियन विलेज. एक साउथ इंडियन विलेज में उसका दिखाया गया है इम्पैक्ट, जो गांधी जी के इंडिपेंडेंस मूवमेंट है. एंड इट इज नरेटेड बाय एल्डरली वुमेन. एक एल्डरली लेडी इसको नरेट करता है स्टोरी को, इन द स्टाइल ऑफ ट्रेडिशनल फोक एपिक. ओके, ट्रेडिशनल फोक एपिक स्टाइल से इसको नरेट करता है एक लेडी. ओके, नेक्स्ट देखो, द इंडियन 55 नंबर, द इंडियन इंग्लिश पोएट हु एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ टाइम इन हिज पोएट्री. ऐसे कौन से इंडियन इंग्लिश पोएट हैं जो कि एड्रेस करते हैं चेंज ऑफ टाइम, क्वेश्चन ऑफ टाइम. ओके, टाइम के ऊपर वो ज़्यादा फोकस करते हैं इन हिज पोएट्री. एंड द पर्सनेज और द पोएट इज निजिम एजिकल, जो कि जूइश पोएट है, जूइश बाय बॉर्न, यू बाय बॉर्न. ओके, सो ये एक इंडियन इंग्लिश जूइश पोएट हैं और इनका जो पोएट्री है एंड इज पोएम्स एक्सप्लोर थीम्स ऑफ चेंज, मॉडर्निटी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस इन वर्क्स लाइक ए टाइम टू चेंज. पब्लिशिंग ईयर इज 1952. 1952 में निजिम एजिकल जी के एक वर्क आया था जिसका टाइटल है ए टाइम टू चेंज. ओके, सो इसमें भी और सारे बहुत सारे वर्क में पर्टिकुलरली इसी वर्क के लिए इस क्वेश्चन में बेस्ट है. ओके, सो उनके वर्क में मॉडर्निटी दिखाया जाता है, चेंज ऑफ टाइम दिखाया जाता है, पर्सनल एक्सपीरियंस कहा जाता है. ओके, सो इसके लिए वो उनको कहा जाता है कि उनके पोइट्री में एड्रेस किया जाता है क्वेश्चन ऑफ टाइम.
क्वेश्चन नंबर 50 Murthy Sanskara. Okay, UR Anantamurthy Sanskara was translated by UR Anantamurthy ने एक वर्क लिखा था संस्कारा, जो कि ट्रांसलेटेड किसने किया है, ये हमारा क्वेश्चन है। ट्रांसलेट किसने किया? ओके, A.K. रामानुजन ने उसका ट्रांसलेट किया, बट ओरिजिनली इट वाज रिटन इन कन्नड़ लैंग्वेज। UR अनंतमूर्ति ने जो संस्कारा लिखा है ये कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया था, और इसको कन्नड़ लैंग्वेज में कब लिखा था? इन द ईयर 1965। और इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जो कि इंडियन पोइट है A.K. रामानुजन, उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया इन द ईयर 1976। ओके, द फुल फॉर्म ऑफ द इंडियन पोएट, फुल फॉर्म का क्या है उनके नेम की? A.K. रामानुजन, अट्टापट्टी कृष्णस्वामी रामानुजन। इन्होंने संस्कारा जो कि कन्नड़ लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 57 नाउ। द लाल सिंह ट्रिलॉजी वॉज रिटन बाय, लाल सिंह ट्रिलॉजी, ये इसको भी इट्स ऑल्सो नोन आज पंजाब ट्रिलॉजी, इसको पंजाब ट्रिलॉजी भी कहा जाता है। ओके, लाल सिंह ट्रिलॉजी, ट्रिलॉजी क्या होता है? 3 वर्क्स दैट इज कनेक्टेड टू ईच अदर, दैट मीन्स पार्ट 1 विथ पार्ट 2, पार्ट 3 विथ 2 विथ 3, ऐसे कनेक्ट होता है हर पार्ट। ओके, इसको कहा जाता है, एंड ये से ग्रुप ऑफ 3 वर्क्स, 3 वर्क का ग्रुप होता है, दैट इज नोन एज ट्रिलॉजी। सो मूलराज आनंद ने ये लाल सिंह ट्रिलॉजी का लिखा है, जिसमें 3 वर्क्स प्रेजेंट है, एंड द 3 वर्क्स आर, इसको पंजाब ट्रिलॉजी भी कहा जाता है, एंड द 3 वर्क्स कंसिस्ट ऑफ, okay, first one is The Village 1939, Across the Black Waters 1940, and the third and the last part is The Sword and the Sickle 1942. ओके, एंड इट्स इसको लाल सिंह ट्रिलॉजी क्यों नेम दिया गया है? वाई इट इज कॉल्ड द लाल सिंह ट्रिलॉजी? बिकॉज इट एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ सिख पीजेंट लाल सिंह। ये जो 3 पार्ट्स है ट्रिलॉजी में, ओके, ये किसके लाइफ को एक्सप्लोर करता है, किसके लाइफ के बारे में है? एक सिख पीजेंट है, फार्मर है, जो कि जिनका नेम है लाल सिंह, उनके बारे में है। तो इसीलिए इसको उनके नेम के हिसाब से लाल सिंह ट्रिलॉजी का नेम दिया है। ओके, जिसको पंजाब ट्रिलॉजी भी कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, आर के नारायण गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर, आर के नारायण को किस वर्क के लिए साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला? एंड इज फेमस नोबेल गाइड के लिए, तो गाइड के लिए उनको मिला। गाइड पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? 1958, एंड ही गॉट द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर 1960, दैट मीन्स 2 years आफ्टर। ओके, सो 1960 में उनको मिला। इसमें क्या है, द गाइड में कैसे स्टोरी है? एक टूरिस्ट गाइड है राजू, ओके, एंड हिज स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज ऑफ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम ए टूरिस्ट गाइड टू ए स्पिरिचुअल सेंट और स्वामी और सन्यासी। ओके, इसमें राजू जो टूरिस्ट गाइड होता है, इसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है इस वर्क में, द गाइड में, जो कि लास्ट में एंड ऑफ द नोवेल वो क्या बन जाता है? एक सन्यासी स्वामी बन जाता है। ओके, सो एक विलेज में भी एंड में रहता है। नेक्स्ट देखो, हु इज नोन एज द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारतीय कोकिला, इसको किसको इंडियन पोइटेस को नेम दिया गया है? एंड द इंडियन पोइटेस इज सरोजिनी नायडू। वाई एंड हु एंड दैट टाइटल वाज गिवन बाय हुम, किसने उनको ये टाइटल दिया है? महात्मा गांधी जी ने। उनको भारतीय कोकिला भी हिंदी में कहा जाता है, और इंग्लिश का वर्सन ये है द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। वाई ही गेव हर सो, क्यों महात्मा गांधी जी ने ऐसा नेम दिया है? बिकॉज ऑफ हिज मेलोडियस पोएट्री दैट इंस्पायर्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस मूवमेंट। उनके जो मेलोडियस पोएट्री होते हैं सरोजिनी नायडू के, सो इसमें जो इंडियंस इंडिपेंडेंट मूवमेंट के बारे में इंस्पायरेशन वाला पोएम होता है, इसके लिए उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया का टाइटल दिया है महात्मा गांधी जी ने। ओके, एंड हर ड्यू टू हर लिरिकल वॉइस एंड पैट्रियोटिक थीम्स, इनके पोइट्री में पैट्रियोटिक थीम भी होता है, इसके लिए उनको भारतीय कोकिला और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
चमन नाहल won द साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर, चमन नाहल साहित्य एकेडमी अवार्ड उनको मिला था। किस वर्क के लिए उनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला? आज़ादी के लिए। ओके, आज़ादी पब्लिश्ड इन व्हिच ईयर? ओके, आज़ादी कब पब्लिश हुआ? 1975 में ये वर्क पब्लिश हुआ। ओके, साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला है उनको? 1977 में। ये आपको 2 इयर्स याद रखना है, कब वो लिखे थे और कब उनको मिला। देखो यहाँ पे 1977 में उनको अवार्ड मिला और 1975 में ये पब्लिकेशन ईयर है। ओके, सो यहाँ पे देखो, ओके, आई एम अंडरलाइनिंग इट। सो 1975 में उनका पब्लिकेशन था वर्क का और 1977 में उनको अवार्ड मिला। इट एक्सप्लोर सर्च फॉर आइडेंटिटी सफरिंग ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग द पार्टीशन। इसमें क्या है, आज़ादी में जो लोग सफरिंग करते हैं, ओके, ऑर्डिनरी पीपल जो आम लोग सफरिंग करते हैं ड्यू टू पार्टीशन, ड्यूरिंग पार्टीशन, पार्टीशन के दौरान उनको जो सफरिंग वो करते हैं उसके बारे में ये आज़ादी नोवेल है। नेक्स्ट देखो, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज ए फेमस वर्क बाय, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इट्स द वर्क बाय M.K. गांधी, मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी जी का ये वर्क है। ओके, द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ इंग्लिश ट्रांसलेशन was published in 1927 and the second volume came in to 1929। फर्स्ट वॉल्यूम इसका आया था ओके 1927 में एंड इसका सेकेंड वॉल्यूम जो आया वो ईयर था 1929। इट कवर्स गांधीज एंटायर लाइफ फ्रॉम द चाइल्डहुड अप टू द अराउंड 1920। इसमें जो ये ऑटोबायोग्राफिकल टाइप है, जो एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ में क्या दिखाया जाता है, गांधी जी के चाइल्डहुड से लेकर 1920 तक और वो इंसिडेंट को इस वर्क में मेंशन किया है। ओके, एंड देन महादेव देसाई, एंड इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, ओके, गांधी जी ने इसको गुजराती लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में इसको लिखा गया है, इसको किसने लिखा है? महादेव देसाई ने उसको लिखा है, जो कि गांधी जी के पर्सनल सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी भी हैं। ओके, सो इन्होंने गुजराती लैंग्वेज में गांधी जी ने ओरिजिनल लिखा था, पर इन्होंने ट्रांसलेट किया और नेम दे दिया माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। नेक्स्ट देखो, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन ये जो पोएम है निजी मैजिकल के, ओके, ये बहुत ही अच्छी पोएम है निजी मैजिकल के, जिसमें एक मदर सेल्फलेस लव फॉर हर चाइल्ड दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, राजा राव वॉज अवार्डेड द साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर, राजा राव को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। ओके, फॉर हिज वर्क, कौन सा वर्क के लिए मिला? द सर्पेंट एंड द रोप के लिए। द सर्पेंट एंड द रोप इट वाज पब्लिश्ड इन द ईयर 1960 और 1964 में उनको अवार्ड मिला। ओके, पब्लिकेशन ईयर और अवार्डिंग ईयर आप दोनों को याद रखना है। 1960 में पब्लिकेशन ईयर, 1964 में अवार्ड उनको मिला। इट्स ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क, ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है राजा राव के। नेक्स्ट देखो, स्टॉर्म इन चंडीगढ़, ये किसका वर्क है? मिस्ट्रेस नयनतारा सहगल का वर्क है। ओके, एंड पब्लिशिंग ईयर इज 1969। 1969 में ये स्टॉर्म इन चंडीगढ़ आया था नयनतारा सहगल जी की। ओके, इट एक्सप्लोर्स द पॉलिटिकल एंड सोशल टर्मोइल ड्यूरिंग द 1966 पार्टीशन ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। 1966 में जो पंजाब एंड हरियाणा के बीच जो पार्टीशन हुआ था, ओके, सो इसके बारे में जो पॉलिटिकल एंड सोशल इशू हुआ था उसके बारे में ये वर्क है नयनतारा सहगल जी के। नेक्स्ट देखो, द नोवेल ऑफ अनीता देसाई इज ए चिल्ड्रंस बुक। अनीता देसाई का ऐसा कौन सा ऐसा वर्क है जो कि नोवेल है पर चिल्ड्रंस बुक भी है? ओके, एंड द वर्क इज द विलेज बाय द सी। विलेज बाय द सी कब पब्लिश हुआ? अनीता देसाई के 1982 में पब्लिश हुआ। एंड इसका रिमेंबर फ्रेंड्स, इट्स फुल टाइटल इज द विलेज बाय द सी एन इंडियन फैमिली स्टोरी। इसका जो सब टाइटल है, एंड व्हाट इज दैट? एन इंडियन फैमिली स्टोरी,
जो मेन टाइटल है, ओके, जो टाइटल है वो क्या है, द विलेज बाय द सी, एंड द सब टाइटल इज ओके एन इंडियन फैमिली स्टोरी। ओके, द सेकेंड पार्ट जो वो कहलाता है सब टाइटल एन इंडियन फैमिली स्टोरी। ओके, एंड इसी वर्क के लिए उनको एक अवार्ड मिला अनीता देसाई को। सी ओन द गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज इन द ईयर 1983। 1982 में उनका वर्क आया, ये नोबेल आया, और नेक्स्ट ईयर उनको अवार्ड मिला चिल्ड्रन गार्डियन चिल्ड्रन फिक्शन प्राइज। ओके, द नोबेल एक्सप्लोर्स द लाइफ ऑफ सिबलिंग्स हरी एंड लीला। ये नोबेल में दो सिबलिंग, एक सिबलिंग की बात हो रही है जो कि हरी ब्रदर है और सिस्टर लीला है, इन ए पुअर फिशिंग विलेज। ओके, एंड देन कंट्रास्ट द रूरल लाइफ विथ अर्बन चैलेंजेस इन बॉम्बे। इसमें रूरल लाइफ और जो अर्बन चैलेंजेस होती है बॉम्बे में, मीन्स अर्बन एरिया में, रूरल एरिया, और जो अर्बन चैलेंजिंग मिलती है बॉम्बे सिटी में, उसके बारे में ये वर्क है। नेक्स्ट देखो, the Indian writer is in English has created an identifiable imagined local। कौन सा ऐसे इंडियन राइटर जो कि एक इमेजिनरी टाउन की यूज करते हैं हर एक वार में, हर एक उनके वर्क में। हु इज दैट नॉवेलिस्ट? ओके, वो नॉवेलिस्ट कौन है? आर के नारायण। ओके, आर के नारायण ने मालगुड़ी का एक फिक्शनल टाउन, which is a fictional town और imaginary town created by आर के नारायण। आर के नारायण ने साउथ इंडिया का एक टाउन को, ओके, मालगुड़ी जो कि साउथ इंडिया का एक फिक्शनरी टाउन है, इमेजिनरी टाउन है, नॉट रियल है। ओके, सो ये उनका हर एक वर्क में देखा जाता है। ओके, नेक्स्ट देखो, इंडियन राइटर इन इंग्लिश आज, ये तो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, द प्रोटागोनिस्ट इन एजिकल्स प्ले मैरिज पोएम ए ट्रैगिक कॉमेडी। जो निजिम एजिकल है उनका एक प्ले है मैरिज पोएम, इट्स नॉट ए पोएम। ओके, रिमेंबर फ्रेंड्स, इट्स ए प्ले, पर उनका जो टाइटल है ना, नेम है, वो क्या है? टाइटल है मैरिज पोएम ए ट्रैगिक कॉमेडी, इट्स ए ट्रैगिक कॉमेडी। ओके, सो इस प्ले में प्रोटागोनिस्ट मीन्स मेन कैरेक्टर कौन है? नरेश है मेन कैरेक्टर। ओके, द प्रोटागोनिस्ट इज एन एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। द प्रोटागोनिस्ट जो है नरेश, वो बाय प्रोफेशन क्या होता है? एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव। ओके, एंड द प्ले इज सबटाइटल्ड एज ए वन एक्ट प्ले। ओके, एंड ट्रैगिक कॉमेडी बिकॉज इट लीन्स मोर टुवर्ड्स कॉमेडी। इसमें ज़्यादा कॉमेडी दिखाया गया है, सो इसको ट्रैगिक कॉमेडी का टाइटल भी दिया गया है, ट्रैगिक कॉमेडी भी कहा जाता है। ओके, इसमें जो नरेश होता है वो एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव होता है। ओके, एंड ये प्ले टुवर्ड्स लीन करता है और ज़्यादा दिखाया जाता है इसमें कॉमेडी टाइप। ओके, नेक्स्ट देखो, 68 नंबर, द एक्सप्रेशन आई डोंट लव, आई कैन नॉट लव, इट इज नॉट इन माई नेचर ऑफ लव अपियर इन। सो ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन कहाँ पे अपियर होती है? सनशाइन कैट। ओके, सनशाइन कैट एक वर्क है कमला दास की। ओके, एंड इट्स ए पोएम। द पोएम डिपिक्ट्स ए वुमेन ट्रैप्ड इन ए लवलेस मैरिज एंड सीकिंग सोलास इन अदर मेन। इसमें क्या दिखाया जाता है कि एक लेडी ट्रैप हो जाती है, एक मैरिज में ट्रैप हो जाती है, कैप्चर हो जाती है। ओके, एंड अदर पर्सन से वो सोलास कंफर्ट मीन्स कंफर्ट पाना चाहती है। ओके, सो इस वर्क में ये दिखाया गया है। और पोइट्री कलेक्शन क्या है? समर इन कलकत्ता। समर इन कलकत्ता का ये इंडिविजुअल पोइट्री है। समर इन कलकत्ता जो पोइट्री कलेक्शन आया था 1965 में, इसमें ये पोएम भी इंक्लूड है। ओके, Question number 69. The story in which Kamala Das referred to lesbian relationships। कौन सी ऐसी वर्क है कमला दास की जिसमें लेस्बियन रिलेशनशिप के बारे में ये वर्क बेस है? वो है इकबाल। ओके, इक्वल वर्क जो है वो लेस्बियन रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखो, 70 नंबर क्वेश्चन नाउ, कमला दास गोट साहित्य केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड इन द ईयर। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला कमला दास जी को? ओके,
कब मिला ये? 1968 में मिला। ओके, ये देखो 1960 में और थानुपू वार के लिए उनको मिला। ओके, सो थानुपू क्या है? उनका एक शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन है थानुपू। इसी के वार के लिए 1968 में उनको मिला केरला साहित्य अकादमी अवार्ड। सो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले एक न्यू कंटेंट के साथ न्यू वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।